हाँ जी, अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि एक थीटा एक प्राचल है तो निम्न बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करें। मतलब थीटा एक प्राचल है, प्राचल मतलब वेरिएबल है, थीटा बदल रहा है। अगर थीटा बदलेगा तो क्या ये जो बिंदु लिखे हुए हैं ये बिंदु भी बदलेंगे, और जैसे पहला वाला बिंदु है a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ये बदलेगा। तो एक चलित बिंदु हो गया, एक वेरिएबल पॉइंट हो गया थीटा के प्राचल होने की वजह से। तो हमें उस चलित बिंदु का ही तो बिंदुपथ ज्ञात करना होता है, और जिस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है उसको क्या मान लेते हैं अपन, h, k। तो इस पहले में a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, क्या इसी को h, k मान लिया जाएगा। तो h बराबर a cos थीटा और k बराबर a sin थीटा। h और k में संयुक्त रूप में कोई ना कोई समीकरण आ रहा था तो आपका आंसर आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। लेकिन h और k को संयुक्त रूप में लाने के लिए मदद करने ट्रिग्नोमेट्री आ गई। कौन आ गई, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमितीय की मदद से हम दोनों को आपस में संयुक्त रूप में ला पाएंगे। देखो कैसे, h अपॉन a इज इक्वल टू कॉस थीटा और k अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। और हम जानते हैं, यानी सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद कर रही है। तो k अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस h अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर 1। कितना आ गया, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका आंसर। ये क्या है, एक वृत्त। और जब आप वृत्त चैप्टर पढ़ोगे ना तो वृत्त चैप्टर में आपको मिलेगा ये। वृत्त चैप्टर में मूल बिंदु, केंद्र और त्रिज्या a वाला वृत्त, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यही होता है। इसके लिए प्राचलिक निर्देशांक, किसी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक a cos थीटा कॉमा a sin थीटा ही होते हैं, यही होता है। सेकंड वाला हल करते हैं फिर से, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना हो उसको क्या मान लीजिए, h, k। तो उसको मान लिया h, k। h बराबर a cos थीटा, k बराबर b sin थीटा। तो h अपॉन a इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड k अपॉन b इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर से मदद करने कौन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। k अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस h अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका समीकरण हो रहा है, कुछ कुछ विद्यार्थी तो पहचानते होंगे इसको, एलिप्स, दीर्घवृत्त। किसका समीकरण है ये, एक दीर्घवृत्त का समीकरण है ये बिंदुपथ आ गया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या अपन इसी तरीके से हल करते चले जाएं तो तीसरे और चौथे को भी ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आप भी ट्राई कर लो फटाफट से तीसरा और चौथा। देखो तीसरे वाले में a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, इसी को क्या मान लेंगे, h, k गतिशील बिंदु जिसका बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। तो h बराबर a sec थीटा, k बराबर b tan थीटा। h अपॉन a sec थीटा, k अपॉन b tan थीटा के बराबर आ गया। जी बिल्कुल आ गया। अब क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री मदद करेगी। ट्रिग्नोमेट्री में सर्व समीकरण याद होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कुछ आइडेंटिटीज होती है ना, वो लगाओ। h अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस k अपॉन b का होल माइनस इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यह बिंदुपथ बन जाएगा। क्या है ये, एक अति परवल है, एलिप्स, एक अति परवल है, हाइपरबोला, अति परवल है, हाइपरबोला, एलिप्स, दीर्घवृत्त। चौथा भी अपन क्या कर पाएंगे, अब तो जिस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना होता है उसको क्या मान लेते हैं बेटा, h, k। a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसी को क्या मान लिया जाएगा, h, k। तो h बराबर a
कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, के बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री आसानी से मदद कर रही है क्या? नहीं कर रही है, क्योंकि सर्व समीकरण काम नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो इसमें अगर वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, इसमें प्लस 2ab आएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा, जो कि जोड़ने पर कट जाएगा। तो समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग कर दें। देखो इस तरह से पहले और दूसरे समीकरण का वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो इधर आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला 2ab और माइनस 2ab प्लस 2ab कट गए। ए स्क्वायर के साथ क्या ब्रैकेट में आया? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर के साथ भी क्या ब्रैकेट में यही आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 रख सकते हैं ना, यहाँ रख दो। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये है तरीका बिंदु पद याद करने का। पहले के सवाल जो चल रहे थे उसमें कुछ समीकरण बनवाए जा रहे थे और वो समीकरण अपन हल कर रहे थे, तो अपना आंसर आ रहा था। इस सवाल में क्या बोला गया, कोई प्राचलिक बिंदु दे दिया गया जिसमें प्राचल कौन है, थीटा प्राचल है, उन प्राचलिक बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से पिछले वाले की तरह देख रहे हैं। यदि t एक प्राचल है, प्राचल मतलब वेरिएबल, तो निम्न बिंदुओं का बिंदु पद ज्ञात करें। पहला बिंदु AT स्क्वायर कॉमा 2AT, दूसरा 2AT कॉमा AT स्क्वायर, तीसरा A इंटू टी प्लस 1/t B इंटू टी माइनस 1/t। इन बिंदुओं का बिंदु पद ज्ञात करना है जहाँ पर t एक प्राचल है, t एक वेरिएबल है। देखो कैसे हल करेंगे। बिंदु AT स्क्वायर कॉमा 2AT, जिस बिंदु का बिंदु पद निकालना होता है उसी को क्या मान लिया जाता है, h कॉमा के। इसी को मान लो h कॉमा के। h बराबर AT स्क्वायर, k बराबर 2AT। कोई ना कोई तो मदद करने अवश्य आएगा आपकी, कोई नहीं तो खुद मदद करना आपने। पहले ट्रिग्नोमेट्री में मदद करी, अब ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, अब बेटा कौन मदद करेगा। प्राचल आंसर में नहीं आएगा, प्राचल कौन है, t। तो t को आंसर से गायब करने के लिए क्या करोगे आप, t आंसर में से गायब करना है। क्या यहाँ से k अपॉन 2a बराबर t मिल रहा है, मिल रहा है। इसको उठा के इसमें रख देंगे, इसमें रख दो। t का मान कितना हो गया, ये h इज इक्वल टू a इंटू के अपॉन 2a का होल स्क्वायर, h इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 4a, और के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या है, सब पहचानते हो, ये क्या है, परवलय। एक पैराबोला आंसर मिल गया आपको, परवलय मिल गया आंसर। तो t गायब करना था, प्राचल गायब करना था। अब ट्रिग्नोमेट्री भी मदद नहीं कर रही है। दूसरा वाला क्या है, 2AT कॉमा AT स्क्वायर, सेकेंड वाला किसके बराबर मानोगे, h कॉमा k के। h बराबर 2AT, k बराबर AT स्क्वायर। t का मान किसी एक से निकाल के दूसरे में रख दो, तो t इज इक्वल टू h अपॉन 2a इसमें रख देते हैं, k इज इक्वल टू a h अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ak, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। फिर से क्या मिला, परवलय। और ये कैसा परवलय होता है, ऊपर की ओर खुलने वाला एक परवलय बनता है। और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा परवलय होता है,
दाईं ओर खुलने वाला एक परवलय होता है। इस तरह का आंसर आएगा इसका। दोनों से आंसर क्या मिल रहे हैं? परवलय। एक से y² बराबर 4x, एक से x² बराबर 4ay। अगला देखते हैं तीसरा वाला भाग इसका, थर्ड पार्ट। वो क्या कह रहा है? a इंटू टी प्लस 1/t कॉमा b इंटू टी माइनस 1/t। फिर से वही कंसेप्ट बेटा, जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको h कॉमा k के बराबर मान लेंगे, तो h और k मिल जाएंगे। h बराबर a इंटू टी प्लस 1/t एंड k इज इक्वल टू b इंटू टी माइनस 1/t। t को गायब करना है। देखो कैसे गायब करेंगे? h अपॉन a इज इक्वल टू टी प्लस 1/t एंड k अपॉन b इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। दोनों को इस तरह से हल करें कि t गायब हो जाए। काम करिए, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। जब t² प्लस 1/t² प्लस 2t इंटू 1/t आएगा, इधर लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। दोनों का वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² इज इक्वल टू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। इधर आएगा h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² इज इक्वल टू t² प्लस 1/t²। फायदा क्या होगा? दिख रहा है आपको? कुछ फायदा होगा क्या? अगर हम जोड़ रहे हैं तो +2 -2 वाला कैंसिल होगा, लेकिन t तो फिर भी बच जाएगा। तो क्यों ना इसको घटा दिया जाए? घटाने से क्या होगा? ये t² कट जाएगा। प्लस से तो फायदा नहीं हो रहा, माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करिए, माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस प्लस 2t इंटू 1/t माइनस t² माइनस 1/t² प्लस 2 इंटू 1/t। हाँ, अब फायदा हुआ, ये कट गए t वाले सारे पद, ये टी भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4। तो जोड़ने से फायदा नहीं हुआ था, घटाने से हुआ था फायदा। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 4, एक अति परवलय। आंसर आपको मिलेगा एक अति परवलय। ये है तरीका हल करने का। कोई प्राचल अगर दे दिया जाए तो उस प्राचल को किस प्रकार से गायब किया जाए, वो प्राचल आंसर में नहीं आना चाहिए, वो आंसर से हट जाना चाहिए। क्या है सवाल? देखिए फिर से अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। a cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, b साइन अल्फा कॉमा माइनस cos अल्फा और c 1,2। यदि अल्फा एक प्राचल है, प्राचल मतलब फिर से वेरिएबल, अल्फा बदलेगा, बिंदु a बदल जाएगा, बिंदु b बदल जाएगा। इसका मतलब बिंदु a और b दोनों ही वेरिएबल है। अल्फा एक प्राचल है तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पथ, केंद्रक तो हमें आता है ज्ञात करना। क्या होता है? तीनों का योग बटे 3। तो पहले केंद्रक निकाल लेते हैं। जिस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना होता है उसको h, k माना जाता है। जी बिल्कुल माना जाता है। तो केंद्रक क्या होगा बेटा? केंद्रक होगा यहाँ पर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1/3 और इधर से आएगा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस 2/3। ये आ गया, बराबर कर दीजिए। तो h इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1/3 एंड k इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस 2/3। ठीक, साइन अल्फा cos अल्फा क्या हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमारी बहुत मदद करती है। यहाँ से आ जाएगा 3h माइनस 1 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, देखो मिल रहा है, और यहाँ से मिलेगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। बेटा फिर से ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को इस तरह से हल करा जाए कि अल्फा प्राचल गायब हो जाए। पहले विचार कर ले, वर्ग करके जोड़ेंगे तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएंगे, बिल्कुल सही है। वर्ग करके जोड़ने में ही फायदा है। तो 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं और कितना आएगा ये, इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं। इधर
प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये कट गया। और इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 2 आ गया। क्या मिला इस स्थिति में? ये आपको मिलेगा 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2, अर्थात 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2। क्या बन गया? ये एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। आंसर में एक सर्किल आएगा, एक वृत्त आएगा। ये है तरीका, फिर से प्राचल के रूप में दिया हो तो अभी तक अपन ने कितने प्रकार के सवाल कर लिए? अपन ने अभी तक 2 या 3 प्रकार के सवाल कर लिए। पहला कौन सा? डायरेक्टली दिया हो, जैसा बोला जाए वैसा हल करो, समीकरण बनाओ, सरलतम रूप में लाओ, आंसर प्राप्त करो। दूसरा, एच और के अलग अलग दिए होंगे तो उनको आपस में लिंक करने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग एलिमेंट होगा। कौन होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगी, या टी होगा, या थीटा होगा, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा? जब कोई बिंदु दिया हो, किसी बिंदु का आपको बिंदुपद ज्ञात करना हो, प्राचलिक बिंदु का बिंदुपद ज्ञात करना हो, ठीक है। नोट करें इसको। देखिए अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, एक छड़ जिसकी लंबाई l है, कोई लोहे की छड़ है क्या लकड़ी की है ना, उस छड़ की लंबाई कितनी है? l है, और वो निर्देशीय अक्षों पर इस प्रकार फिसलती है कि एक सिरा सदैव x अक्ष पर रहता है और दूसरा सिरा सदैव y अक्ष पर रहता है। तो इस छड़ और अक्षों से बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक का बिंदुपद और फिर इस त्रिभुज के परिकेंद्र का बिंदुपद। पहले यहाँ तो बाद में पहुंचेंगे, पहले अपन इसको तो समझिए क्या कहना चाह रहा है। x अक्ष y अक्ष, छड़ इस तरह से, एक सिरा A एक सिरा B x अक्ष पर और y अक्ष पर रहता है। हो सकता है ये छड़ ऐसी हो जाए, ये यहाँ होगा, वो छड़ हो सकता है छड़ ऐसी हो जाए, एक सिरा सदैव x पे रहेगा और एक सिरा सदैव y पर रहेगा। तो क्या प्रत्येक स्थिति में एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है? ऑलवेज कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण। सदैव समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसका एक कांस्टेंट चित्र बना लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए एक सिरा A एक सिरा B हमेशा यहाँ रहता है, ये मूल बिंदु ओरिजिन। त्रिभुज OAB लंबाई कितनी है? L। इसको मान लेते हैं हम A, 0 और इसको मान लेते हैं 0, B। तो AB लंबाई कितनी है? L, अर्थात A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना है? L स्क्वायर। दूरी सूत्र लगाओ, A से B तक दूरी सूत्र लगाओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर L स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। त्रिभुज AB OAB, इसको O मान लीजिए, ट्राइंगल OAB का केंद्रक इज इक्वल टू O प्लस A प्लस B अपॉन 3 होगा। केंद्रक का बिंदु पद ज्ञात करना है, जिस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है उसको क्या मान लोगे? H, K। तो इसको माना H, K बराबर कितना? 0 प्लस A प्लस 0 बटे 3, 0 प्लस 0 प्लस B बटे 3। H इज इक्वल टू A/3 एंड K इज इक्वल टू B/3। H और K में आपस में संबंध आना चाहिए। H और K में आपस में संबंध लाने के लिए कौन है मदद करने वाला? कौन है? कौन है? A और B। A बराबर 3H, B बराबर 3K। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। A और B में संबंध क्या है? वो रहा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है? L आ चुका है, L स्क्वायर आ चुका है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी? L। छड़ की लंबाई कितनी दी गई थी? L दी गई थी, उस लंबाई का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो 3H का होल स्क्वायर 3K का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, और H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बटे 9 x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटे 9। ये आ गया इसका बिंदु पथ कौन से भाग का, फर्स्ट पार्ट का। ये रहा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है केंद्रक का बिंदु पथ की परिकेंद्र का, तो परिकेंद्र, जो परिकेंद्र होगा वो क्या होगा, परिकेंद्र a/2, b/2। कैसे, कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज में, कर्ण का मध्य बिंदु ही तो परिकेंद्र होता है। तो h इज इक्वल टू a/2 एंड k इज इक्वल टू b/2, a इज इक्वल टू 2h, b इज इक्वल टू 2k। बट फिर से अब लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, l स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दो, कितना हो गया 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर l स्क्वायर बाई 4। ये भी एक वृत्त आ गया, ये परिकेंद्र का और ये केंद्रक का आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए आप इसको, बढ़िया सवाल है। देखो बेटा अगली हेडिंग लेते हैं आप, स्पेशल केसेस ऑफ लोकस। बिंदु पथ में कुछ स्पेशल केसेस, उनके बारे में बात कर ली जाए। देखिए गिवन है इसके अंदर जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, दो स्थिर बिंदु A एंड B, दो स्थिर बिंदु A और B दिए हैं। एक गतिशील बिंदु P, जिसको हम क्या मान लेंगे h, k दिया हुआ है। तो दो तो स्थिर बिंदु दिए हैं और एक गतिशील बिंदु दिया है। आगे दिया है बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि फर्स्ट, अब केसेस बनना शुरू होंगे। हम स्पेशल केसेस को एज ए रिजल्ट याद कर लेंगे तो कुछ सवाल अपने थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाया करेंगे। कैसे, देखो दो स्थिर बिंदु A और B गिवन है, एक गतिशील बिंदु PH, k गिवन है। बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि उसकी दोनों स्थिर बिंदुओं A एंड B से दूरी सदैव समान रहे, तो P का बिंदु पथ AB की। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। लमसम द्विभाजक रेखा होता है, क्या लिखा आपने, यदि बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि उसकी दोनों स्थिर बिंदुओं से दूरी सदैव समान रहे, तो P का बिंदु पथ AB की लमसम द्विभाजक रेखा होता है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये B, यहाँ पर P, यह दूरी अगर बराबर है तो बिंदु P का बिंदु पथ कुछ इस तरह से जा रही होगी रेखा। यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर। तो P का बिंदु पथ एक लमसम द्विभाजक रेखा मिलेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड पॉइंट, इस प्रकार गति करता है कि उसकी A एंड
बी से दूरियों का अनुपात पी ए अपॉन पी बी बराबर के नॉट इक्वल टू 1 हो तो इस प्रकार गति करता है कि उसकी ए व बी से दूरियों का अनुपात पी ए अपॉन पी बी, जहां पर के क्या नहीं हो, 1 नहीं हो, तो बिंदु पथ एक वृत्त बनेगा, एक वृत्त बनेगा। पी ए अपॉन पी बी दूरियों का अनुपात 2:3, 1:3, 4:5, 5:7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो गया तो फिर दोनों दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। जैसे इसमें हो रहा है कि दोनों की दूरी कैसी होगी, आपस में बराबर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी हो रहा हो, दूरी कैसी रहे, सदैव समान रहे। अब बराबर नहीं कर रहे हैं। तीसरा कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू थीटा रहे तो P का बिंदु पथ एक वृत्त होगा जिसकी परिधि पर थीटा कोण बन रहा होगा, जिसकी परिधि पर थीटा कोण बन रहा होगा। एंगल एपीबी हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। कुछ इस तरह से वृत्त की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये ए ये बी, तो यहाँ से जो कोण बनता है यह एंगल थीटा, समान चाप के द्वारा बनने वाला एंगल हर जगह पर किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो एंगल एपीबी हमेशा क्या रहेगा, थीटा ही बना रहेगा। तो एंगल एपीबी मतलब यह वाला बिंदु भी पी हो गया, यह बिंदु पी हो गया, यह बिंदु पी हो गया, तो पी का बिंदु पथ क्या हो गया, एक वृत्त आ जाएगा, जहां पर ए बी क्या होगा, ए बी एक चाप, ए बी एक चाप बन रहा होगा, आर्क बन रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा और चेंज करें तो क्या मिलेगा, और चेंज करते हैं। चौथा कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू π/2, तो P का बिंदु पथ एक वृत्त बनेगा जिसका व्यास ए बी होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर ए और बी व्यास नहीं बनाएंगे तो फिर 90 डिग्री कोण ही कैसे बनेगा। ये एंगल 90 पी का तभी हो सकता है ना जब ए बी क्या हो, व्यास हो, और यहाँ पर क्या हो, केंद्र हो। तो बात तो वही है, एंगल ए पी बी थीटा ही है, लेकिन वो थीटा स्पेशली कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया। तो एंगल ए पी बी 90 होने पर ये ए बी क्या बन जाएगा, व्यास। पहले क्या था, चाप, अब वो चाप क्या बन गया, व्यास। ये आ जाएगा आंसर। पांचवा, यदि पी ए प्लस पी बी बराबर के where k greater than AB, यदि ऐसा हो रहा हो, बिंदु P इस प्रकार गति कर रहा है कि दो स्थिर बिंदुओं A और B से दूरियों का योग PA प्लस PB कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट किससे बड़ा हो, AB दूरी से बड़ा हो, तो P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त होगा, एलिप्स, जिसकी नाभियां फोकाई है ना, अंग्रेजी में कहते हैं फोकाई, ए एंड बी होगी, जिसकी नाभि क्या होगी, ए और बी होगी। कुछ इस तरह का चित्र बन रहा हो, यहां पर ए, यहां पर बी, और ये बिंदु P। तो PA प्लस PB AB दूरी से बड़ा है। अगर PA प्लस PB AB दूरी से बड़ा है,
पी ए और पी बी ए बी दूरी से बड़ा है, तो बिंदु पी का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त आएगा जहां पर ए और बी क्या है, नाभि के निर्देशांक। अब इसी का अगला भाग, कि याद करने में फायदा है इनको अपने को, अगर हम इनको याद रखेंगे तो फायदा होगा। छठा, इफ यदि पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू के, वेयर के लेस देन ए बी, जहां पर के क्या है, ए बी से छोटा है। यदि पी ए माइनस पी बी के बराबर है, उधर पी ए प्लस पी बी था, मतलब दूरियों का अंतर, और के ए बी से छोटा है, तो पी का बिंदु पथ एक अतिपरवलय हाइपरबोला होगा, जिसकी नाभियां ए एंड बी है। यहां पर ये ए, ये बी, कोई बिंदु P, तो पी ए माइनस पी बी बराबर क्या है, ए बी से छोटा, तो पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी। और इधर क्या हो रहा है, पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन ए बी। तो किसी चलित बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी से बड़ा तो दीर्घवृत्त बनता है। किसी चलित बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर उस दूरी से छोटा हो तो अतिपरवलय बनता है। वो दोनों स्थिर बिंदु क्या बन जाते हैं, नाभि फोकस। अच्छा, अगर ये दूरी बराबर हो गई तो क्या होगा, ये भी तो संभव है कि सर ना तो बड़ा हो ना छोटा हो, तो फिर क्या होगा, तब भी तो कुछ ना कुछ केस बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। यदि सातवां केस, यदि पी ए प्लस माइनस पी बी बराबर ए बी हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो एक सरल रेखा बनेगी, तो बिंदु पथ ए बी रेखा ही होगा। बिंदु पथ ए बी रेखा ही होगा। पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी, ये कब संभव है, ए पी और यहां पर कहीं पर बी, तो पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, अंतःविभाजन। और पी ए माइनस पी बी बराबर ए बी हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, ए पी बी, पी ए माइनस पी बी बराबर ए बी। तो अब क्या हो रहा होगा, बाह्य विभाजन। इसका मतलब इसमें तीन केस बने। वो तीन केस कौन कौन से बने बेटा, तीन केस ये बने कि यदि दो स्थिर बिंदुओं ए और बी से एक चलित बिंदु P की दूरियों का योग ए बी से बड़ा तो दीर्घवृत्त, दो स्थिर बिंदु ए और बी से एक चलित बिंदु P की दूरियों का अंतर ए बी दूरी से छोटा तो अतिपरवलय। और अगर वो योग पी ए प्लस पी बी ए बी दूरी के बराबर आ गया, योग ए बी के बराबर आ गया, तो सरल रेखा ए बी ही बिंदु पथ है। अंतर भी ए बी के बराबर आया तो सरल रेखा ए बी ही बिंदु पथ है। बट परंतु लेकिन किंतु यदि पी ए प्लस पी बी बराबर ए बी आया तो बिंदु पी ए और बी के बीच में कहीं पर घूमेगा, अर्थात पी अंतःविभाजन कर रहा होगा। और अगर पी ए माइनस पी बी बराबर ए बी हुआ तो बिंदु पी ए बी के बाहर कहीं होगा, अर्थात बिंदु पी ए और बी के बीच में बाह्य विभाजन कर रहा होगा। ये स्पेशल केसेस है, अगर हम इनको याद कर लेते हैं सॉल्व करने में थोड़ी सी अपने को आसानी हो जाती। नोट कर लीजिए आप, फटाफट इनको लिख लीजिए बेटा प्लीज। अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप,
सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। एक ही सरल रेखा के समीकरण को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है। तो वो क्या तरीके हैं, 1 बाय 1 अपन ले लेते हैं। सबसे पहला जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। सरल रेखा के समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ये a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y बराबर 0, या x माइनस वाई बराबर 4, या x प्लस 2y बराबर 0। ये तीनों कौन से रूप में लिखे हुए हैं, व्यापक रूप में लिखे हुए हैं। x का गुणांक, y का गुणांक और अचर, ये क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। ये कहलाता है सरल रेखा का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। ठीक है। सेकंड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है प्रवणता अंतःखंड रूप। प्रवणता अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका प्रयोग अपन पहले कर चुके हैं। ये क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। याद करो, क्षेत्रफल निकालते समय अपन ने सरल रेखा को इस रूप में बदला था। ये m क्या होगा, प्रवणता, c क्या होगा, y अक्ष पर अंतःखंड। कौन से अक्ष पर, y अक्ष पर अंतःखंड। अगर ये c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, अगर ये c नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, इसी में y बराबर mx प्लस सी में यदि c बराबर 0 तो क्या होगा, c बराबर 0 तो लाइन बनेगी y बराबर mx। ये y बराबर mx रेखा कहाँ से गुजर रही होगी, मूल बिंदु से गुजर रही होगी। सरल रेखा हो जाएगी y बराबर mx, और y बराबर mx रेखा कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी, यदि अचर पद 0 है। इसी में अगर m बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, m 0 हो गया तो क्या होगा, प्रवणता 0 होने का मतलब सरल रेखा किसके समांतर हो जाना, x अक्ष के समांतर। लाइन बनेगी y बराबर c, x एक्सिस के समांतर। तो लाइन होगी वह x अक्ष के समांतर रेखा बन जाएगी, y बराबर c। ये होगा। तो यदि c 0 होता है तो मूल बिंदु से गुजरती है लाइन, यदि m 0 होता है तो y अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, किसी भी रेखा को y बराबर mx प्लस सी में कैसे बदलते हैं, इसका अपन यूज कर चुके हैं, फिर भी अपन एक बार बता दें आपको कि अगर व्यापक रूप में सरल रेखा दी हो तो उसको y बराबर mx प्लस सी में किस तरीके से बदला जाएगा। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू y बराबर mx प्लस सी। व्यापक रूप को किससे बदलना है, y बराबर mx प्लस सी में बदलना है। तो व्यापक रूप में क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी वाई बराबर माइनस ax माइनस सी लिखो, उधर ले जाओ बाकी सभी पदों को, फिर b का भाग दो तो माइनस a अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। फिर जो x का गुणांक मिलेगा ना, ये होगा m, स्लोप प्रवणता, और ये क्या होगा, y अक्ष पर अंतःखंड। ये क्या बन जाएगा, y अक्ष पर अंतःखंड। सवाल किस तरह के बन सकते हैं इसमें, बिल्कुल छोटा सा, इसको इस सरल रेखा व्यापक रूप में दी हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि इस सरल रेखा का y अक्ष पर अंतःखंड क्या होगा, तो कैसे हल करेंगे। बदलना तो आ गया, सरल रेखा को हम बदल सकते हैं इस तरीके से। उदाहरण मैं आपको इसके लिए लिख के देता हूँ, और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इसको क्या लिखोगे, y बराबर x प्लस 1। तो इसमें m कितना है 1 और c भी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 द्वारा y एक्सिस पर अंतःखंड की लंबाई,
सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 द्वारा y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले इस लाइन को 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 को अंतःखंड रूप में बदलेंगे। कौन से में? प्रवणता अंतःखंड रूप में। क्या लिखोगे? 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स माइनस 3/4। क्या इसमें प्रवणता भी मिल रही है और क्या इसमें अंतःखंड भी मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। प्रवणता कितनी? माइनस 3/4 और c का मान कितना? माइनस 3/4। c का मान माइनस 3/4 है, इसका मतलब y अक्ष की धनात्मक दिशा को कट करेगा या ऋणात्मक दिशा को कट करेगा? ऋणात्मक दिशा को कट करेगा। अच्छा, इसी का एक मेथड और होता है, वो भी आपको बता दें यहीं के यहीं। मेथड नंबर 2, पुट x बराबर 0। x बराबर 0 पुट करने से क्या होगा, y अक्ष पर कट करने वाला बिंदु मिल जाएगा। ये आएगा 0 प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, y बराबर माइनस 3/4। बिंदु मिला 0, माइनस 3/4, इसका y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी? माइनस 3/4। इधर भी कितनी आई थी? माइनस 3/4। ये दोनों तरीके हैं y अक्ष पर अंतःखंड ज्ञात करने के लिए। लिख लीजिए आप इसको, फटाफट से नोट कर लीजिए। ये तो हुआ प्रवणता अंतःखंड रूप। ठीक है, और y अक्ष पर जो अंतःखंड आएगा वो भी हमें इससे मिल जाएगा। अगला देखते हैं, एक बिंदु रूप, 1 पॉइंट फॉर्म। तीसरा, वन पॉइंट फॉर्म, एक बिंदु रूप, या फिर इसको एक बिंदु रूप ही कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं, एक बिंदु रूप ही कहते हैं। इसमें क्या दिया जाएगा, कोई सरल रेखा x अक्ष के साथ कोई कोण बना रही होगी थीटा और किसी दिए गए बिंदु x1 y1 से गुजर रही होगी। सरल रेखा थीटा कोण बना रही होगी तो उससे क्या मिल जाएगा? प्रवणता। m कितना मिल जाएगा? प्रवणता m बराबर tan थीटा। तो इस सरल रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। ये आंसर आ जाएगा। m कहां से आएगा? थीटा से। वन पॉइंट फॉर्म, और दूसरा नाम क्या दिख रहा है अब यहां से? पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म, बिंदु प्रवणता रूप, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ऐसे एक होता है दो बिंदु रूप। दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म। सरल रेखा किन्हीं दो बिंदुओं से गुजर रही हो, x1 y1 और दूसरा x2 y2, a और एक b। x1 y1 x2 y2, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे? अगर आपको दो बिंदु मालूम है तो क्या प्रवणता मिल जाती है बच्चे? बिल्कुल प्रवणता मिल जाती है गुरुजी। कैसे मिल जाती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे आपको प्रवणता मिल जाती है। और प्रवणता मिल गई तो फिर इसी में रख देंगे ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? y माइनस y1 बराबर स्लोप प्रवणता इंटू x माइनस x1। और प्रवणता कैसे लिखोगे? दो बिंदु रूप में लिखोगे, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और इसको कभी कभी सारणी के रूप में भी लिख दिया जाता है। सारणी के रूप में कैसे लिख दिया जाता है? ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, एक तीसरा बिंदु और मान लिया इस पर x, y, व्यापक बिंदु, जनरल पॉइंट। तो तीनों बिंदु कैसे हो गए? समरेखीय। और अगर तीनों बिंदु समरेखीय हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। उससे बना देते हैं x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। ऐसा भी लिखा जा सकता है दो बिंदु रूप। अब ये एक बिंदु रूप, दो बिंदु रूप का प्रयोग कैसे करेंगे? छोटे छोटे दो उदाहरण देखते हैं अपन और समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करना है। देखिए पहला सवाल, बिंदु 3,4 से गुजरने वाली वह रेखा ज्ञात करें जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री कोण
बनाती है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या चित्र कुछ ऐसा बनेगा? ये बन गया 60 डिग्री का कोण, और ये रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है बेटा? 3,4 से। इस 60 की वजह से अपने को क्या मिल जाएगा? प्रवणता। तो क्या हम प्रवणता को m बराबर 1060 मतलब m का मान क्या √3 लिख पाएंगे? जी बिल्कुल लिख पाएंगे। m प्रवणता मिल गई √3। अब सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होगा। तो y माइनस 4 बराबर √3 इंटू x माइनस 3 और y माइनस 4 बराबर √3x माइनस 3 √3। हल कर लेते हैं इसको और व्यापक रूप में ले आते हैं। √3x माइनस y प्लस 4 माइनस 3 √3 इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप में आ गई, देखो बिल्कुल आराम से बदल लिया अपन ने। एक उदाहरण और लेते हैं 2 बिंदु रूप के लिए। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। A 1,1, B 3,4 या B नहीं दिया है, छोड़ो, C 2,3 और D बस ऐसा दिया है। आयत ABCD, आयत ABCD के विकर्ण AC का समीकरण, आयत ABCD के विकर्ण AC का समीकरण ज्ञात करना है। अगर हम समीकरण लिखना चाहते हैं इस सरल रेखा का, तो क्या हमारे पास इस रेखा की प्रवणता होनी चाहिए थी? नहीं है, लेकिन क्या हमें इस रेखा पर 2 बिंदु मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC लाइन कैसे लिखोगे बेटा? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 1, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 x माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1। ये बन जाएगी लाइन। कितनी आ गई? इसको व्यापक रूप में बदल लो बेटा। 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। ये व्यापक रूप में AC विकर्ण का समीकरण आ गया। तो एक बिंदु रूप या 2 बिंदु रूप का इस तरह से प्रयोग करना है कि अगर एक बिंदु दिया है, प्रवणता दी है, तो 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 का प्रयोग कर ले। और किसी रेखा पर अगर 2 बिंदु दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म मतलब y माइनस y1 बराबर 2 बिंदु रूप में प्रवणता इंटू x माइनस x1 का प्रयोग कर ले। 2 बिंदु रूप का यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। देखो बेटा, अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 3। आयत, फिर से वही पहले जैसे अपन ने आयत का सवाल किया वैसा ही है। आयत की भुजाओं के समीकरण दिए हैं और हमें इसके विकर्णों का समीकरण ज्ञात करना है। पिछले सवाल में क्या हुआ था? आयत के विपरीत सिरे दिए थे, तो 2 बिंदु रूप से आपने ज्ञात करना। अब सिरे नहीं दिए, भुजाओं के समीकरण दिए। तो पहले आयत का चित्र बना ले अपन। इस तरह से एक लाइन तो है y बराबर 1, एक लाइन है y बराबर 5, एक लाइन है अपने पास x बराबर 2 और एक लाइन है अपने पास x बराबर 3। जो y बराबर लाइन होंगी वो x अक्ष के समांतर जाएंगी, जो x बराबर लाइन होंगी वो y अक्ष के समांतर जाएंगी। इसीलिए इनके बीच में कोण 90 डिग्री भी आ जाएगा। अब इस विकर्ण में क्या ज्ञात करने को कहा जा रहा है आपसे? उस आयत में पहले चारों शीर्ष ज्ञात करो। चारों शीर्ष कैसे ज्ञात करोगे? इस बिंदु के लिए x कितना होगा? 2, y कितना होगा? 1। इस बिंदु के लिए x कितना होगा? 3 और y कितना होगा? 1।
इस बिंदु के लिए x कितना होगा 3 और y कितना होगा 5, इस बिंदु के लिए x कितना होगा बेटा 2 और y कितना होगा 5, लीजिए मिल गए। अब जो विकर्ण होगा वो क्या ये AC होगा और क्या विकर्ण ये BD होगा, दो बिंदु रूप से लिख सकते हैं ना। तो इक्वेशन ऑफ AC का समीकरण लिखना है तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर 4 इंटू x माइनस 2, 4x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन आ गई बेटा, AC विकर्ण का समीकरण आ गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार, कुछ गलती ना हो। 4 प्रवणता आ गई, x माइनस 2 y माइनस बराबर 4x माइनस 2, 4x माइनस 8 प्लस 1 तो माइनस 7, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ BD विकर्ण का समीकरण ज्ञात करना है तो इसके लिए B और D के सिरे दिए हुए, इनसे हल कर लेते हैं। y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू x माइनस 3, तो y माइनस 1 बराबर माइनस 4 x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 12, तो 4x प्लस y माइनस 13 बराबर 0। ये आ गया BD विकर्ण का समीकरण, ये मिल गया आपको BD विकर्ण। इतना ही करना है, दो बिंदु रूप का प्रयोग कर रहे हैं और विकर्णों के समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, जबकि भुजाओं के समीकरण दिए थे। भुजाओं से प्रतिशत बिंदु ज्ञात करते हुए शीर्ष ज्ञात कर लिए। तो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल ये कह रहा है कि एक सरल रेखा बिंदु A और B से गुजरती है और इस रेखा को बिंदु A के सापेक्ष 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो नई स्थिति में सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है उसका चित्र बनाया अपन, कुछ इस तरह से लाइन है, यह बिंदु A 2,0 से गुजरती है लाइन और B 3,1 से भी गुजरती है। तो अगर इसी से इसका पता कर लें कि एंगल कितना बन रहा है तो पता किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। स्लोप ऑफ AB होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो कितना आ रहा है 1, इसीलिए tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ये थीटा का मान मिल गया। इसका इस रेखा का यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब इस 45 डिग्री कोण को बदलने को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे कि इस रेखा को बिंदु A के सापेक्ष घुमा देना है 30 डिग्री कोण से। तो अगर हमने 30 डिग्री कोण से इधर घुमाया तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये 30 डिग्री कोण से घुमा दिया, सापेक्ष 30 डिग्री कोण से घुमा दे, ये रहा। तो यहाँ पर 30 डिग्री से घुमाने पर इस रेखा को L1 कह देंगे, लेकिन हो सकता है ना कि 30 डिग्री कोण इधर की तरफ भी घुमा दिया जाए, तो हो सकता है इधर घुमा दिया हो, तो ये 30 डिग्री इस तरफ घुमाया तो ये रेखा L2 हो जाएगी और ये थी कौन सी L रेखा, ठीक है। तो L रेखा में 30 डिग्री बढ़ा दिया, 45 में 30 जोड़ दिया तो L1 की प्रवणता आएगी और 45 में 30 घटा दिया तो L2 की प्रवणता आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे L1 की प्रवणता चाहिए, किसकी प्रवणता चाहिए, L1 की प्रवणता, तो वो क्या होगी tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 75 डिग्री, वो tan 75 से आएगा। और अगर मुझे L2 की प्रवणता चाहिए तो वो कैसे आएगी, tan ऑफ 45 माइनस 30 मतलब tan ऑफ 15 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए tan 75 की और tan 15 की, ये वैल्यूज अगर याद होंगी तो आंसर आ जाएगा। जो रेखा L थी उसके बिंदु A और B की वजह से 45 डिग्री कोण निकाला गया, A के सापेक्ष घुमाया गया एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ घुमा सकते हैं क्योंकि प्रश्न में कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं किधर घुमाना है। तो हमने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसको 30 डिग्री लिखा है सवाल में, सापेक्ष 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए। जब 30 डिग्री कोण से इधर घुमाया तो 45 प्लस 30 75 डिग्री उसका कोण बन गया L1 का। तो L1 रेखा के लिए जो कोण होगा वो 75 डिग्री हो जाएगा। अब गुजरेगी तो वो A से ही 2,0। अब ये एंगल कितना हो जाएगा 75। अब रेखा का समीकरण आ जाएगा, तो y माइनस 0 बराबर tan 75 डिग्री का मान रखोगे x माइनस 2 आ जाएगा। अब
L2 रेखा के लिए क्या करा मैंने, इस L रेखा को क्लॉकवाइज घुमाया, दक्षिणावर्त घुमाया, वामावर्त दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, इधर घुमाया तो 45 में से 30 डिग्री कम होगा, 45 में से 30 कम होगा तो चित्र कुछ इसका इस तरह से बन जाएगा। अब ये एंगल कितना रह गया, 15 डिग्री रह गया। लेकिन क्या बिंदु ए से तो अभी भी गुजर रही है, ए के सापेक्ष ही तो चल रहे हैं अपन, तो अब इसमें लाइन की क्वेश्चन आएगी y माइनस 0 इक्वल टू tan 15 डिग्री इंटू x माइनस 2। हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। tan 75 की वैल्यू रखो और tan 15 की वैल्यू रखो, आंसर ज्ञात करो, फटाफट से लिखो जल्दी से। फिर अगला सवाल देखते हैं अपन। इसके वैल्यू रख ली होगी बेटा आपने, आंसर ज्ञात कर लिया होगा, कितना आया, y बराबर √3 tan 15 कितना होता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। वैल्यूज आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे हल करना है, ठीक है। देखो बेटा अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं मतलब कौन कौन सी होती है, आस-पास वाली भुजाएं, है ना, आस-पास वाली अगल बगल वाली जो भुजाएं होती है, वो 4x + 5y बराबर 0 और 7x + 2y बराबर 0 है। यदि इसके एक विकर्ण का समीकरण, एक डायगोनल एक विकर्ण का समीकरण दिया है, तो दूसरे विकर्ण का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले चित्र बनाया जाए बेटा, जैसा बोला है वैसा। ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, A B C D। ए वाला मान लेते हैं ये 4x + 5y बराबर 0, इसको मान लेते हैं 7x + 2y बराबर 0। एक विकर्ण दिया है, अब वो विकर्ण कौन सा होगा, वो विकर्ण AC होगा या BD होगा, ये चेक करने से पहले हम क्यों ना शीर्ष A ज्ञात कर लें। ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। सॉल्व 1 और 2, तो आपको उससे A बिंदु मिल जाएगा 0,0, बहुत आसानी से मिल जाएगा। बिंदु A आ गया 0,0। अब जो विकर्ण आपको दिया है, दिया गया विकर्ण क्या है, 11x + 7y - 9 बराबर 0। मैंने इसमें 0 बराबर 0 रखा, तो 0 - 9 बराबर 0, 9 बराबर 0 नहीं आया, मतलब A से नहीं गुजरेगा। ये चेक करा है मैंने, क्यों चेक करा है, क्योंकि विकर्ण में AC भी बना सकता हूँ और BD भी बना सकता हूँ, तो मुझे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो दिया गया विकर्ण है वो AC है या BD है। देयरफॉर BD विकर्ण दिया गया है, तो दिया गया विकर्ण कौन सा हो गया, BD। ये वाला विकर्ण हमें दिया गया है BD। अब एक AC इधर से बनाया, यह बिंदु P प्रतिच्छेद बिंदु होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा ये D और ये B कैसे मिलेंगे, अगर मुझे B क्या, इसका समीकरण आ चुका है आपके पास, इसका समीकरण आ चुका है, कितना है, 11x + 7y बराबर 9। क्यों ना मैं इस BD को AB के साथ सॉल्व कर लूं। इस समीकरण का नाम है 3, तो मैं इस 1 को 3 के साथ सॉल्व करूंगा, तो क्या मुझे बिंदु B मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर मैं इस 2 को 3 के साथ सॉल्व करूंगा तो मुझे D मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर B और D का मध्य बिंदु कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। फिर A और C का मध्य बिंदु कौन सा होगा, P, उससे C आ जाएगा। इतना काम तो करना पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा। सॉल्व 1 और 3 to get B. Solve 2 और 3 to get D. ये समझ लो, लिख रहे हैं कंसेप्ट, है ना, मेथड लिख रहा हूँ, एल्गोरिदम क्या तरीका है। 1 और 3 को हल करेंगे B मिलेगा, 2 और 3 को हल करेंगे D मिलेगा। फिर उसके बाद P = B + D / 2, P मिल जाएगा, इससे मेथड समझ रहे हो, P मिल जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ AP इज इक्वेशन ऑफ AC। ये हो गया पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हो गया कि AP लाइन की जो इक्वेशन होगी वही AC की इक्वेशन होगी और वही आपका आंसर आ जाएगा। अब इस कार्य को करते हैं पूरा पूरा सॉल्व।
कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले सॉल्व 1 एंड 3, 1 और 3 को हल करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 0, 11x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको इंटू 11 कर देते हैं, इसको इंटू 4 कर देते हैं, तो 44x प्लस 55y बराबर 0, 44x प्लस 28y माइनस 36 बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया बेटा, 55 में से 28 गए, कितना बचा 27, 27y बराबर प्लस 36 तो बराबर माइनस 36, y बराबर माइनस 36 बटे 27, तो y बराबर कितना आ गया माइनस 4 बटे 3, ये y का मान आ गया। अब ये y का मान रख देते हैं किसी एक समीकरण में, 4x प्लस 5 माइनस 4 बटे 3 बराबर 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 20 बटे 3 और x बराबर माइनस 5 बटे 3। तो इससे कौन सा बिंदु मिलने वाला है अपने को, B। टू गेट B कौन सा मिलेगा, B। तो B बिंदु के निर्देशांक आ गए, कितने आ गए बेटा, माइनस 5 बटे 3 कॉमा माइनस 4 बटे 3, ये बिंदु B मिल गया। एक स्टेप अपन ने कंप्लीट कर ली। फिर 2 और 3 को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो बिंदु D मिलेगा अपने को, ठीक है। ये काम हो चुका है, इतना अपन ने पता कर लिया था विकर्ण कौन सा दिया था। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। सॉल्व 2 एंड 3 टू गेट D मालूम करना चाहते हैं, 2 और 3। ये था 7x प्लस 2y, तो 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, 11x प्लस 7y माइनस 9 बराबर 0। इसको इंटू 7 कर देते हैं, इसको इंटू 2 कर देते हैं, ये हो गया 49x प्लस 14y बराबर 0, 22x प्लस 14y बराबर 9 इंटू 2 18, ठीक है। माइनस करा, ये कैंसिल, 49 माइनस 22 27, x बराबर माइनस 18, x बराबर माइनस 18 बटे 27, x बराबर माइनस 2 बटे 3, ये x का मान आ गया। x का मान किसी में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं, 7 माइनस 2/3 प्लस 2y इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 14/3, y इज इक्वल टू माइनस 7/3। कौन सा बिंदु मिल गया बेटा इससे, D वाला। तो बिंदु D के निर्देशांक आ गए, माइनस 2/3 माइनस 7/3, ये D मिल गया। अब अगला काम क्या है अपना, B मिल गया, D मिल गया, तो प्रतिच्छेद बिंदु दोनों विकर्णों का P इज इक्वल टू B प्लस D अपॉन 2, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बिंदु P के निर्देशांक निकाल लो। B और D का मध्य बिंदु, माइनस 5 बटे 3 माइनस 2 बटे 3 बटे 2, y निर्देशांक माइनस 4 बटे 3 माइनस 7 बटे 3 बटे 2, ये बिंदु P मिलेगा यहाँ से। माइनस 5/3 माइनस 2/3 तो माइनस 7/3, माइनस 7/3 अपॉन 2 तो माइनस 7/6, और इधर से आएगा माइनस 11/6। यह बिंदु बेटा आपको मिल गया, कौन सा वाला, बिंदु P, प्रतिच्छेद बिंदु। अब AP का समीकरण निकाल लो, जो AP इक्वेशन का समीकरण होगा वही हमारा AC के लिए, लाइन के लिए आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दे लेना बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो अपनी। हमने इसको हल करा, इनको हल करा, माइनस 4 बटे 3, ये प्लस होगा इधर जाके के, ये 5/3 आएगा, तो ये 5/3 आएगा, ध्यान रखना यहाँ 5/3 आएगा। और इधर भी कुछ गलती तो ना करिए, देख लो एक बार, माइनस 18 माइनस 2/3 माइनस 2/3 रखा, उधर ले गए तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस 7/3 आएगा, प्लस 7/3 आएगा। मतलब जो बिंदु P है वो थोड़ा सा चेंज होगा, बिंदु P को चेंज करिएगा, P में आएगा 5/3 माइनस 2/3 अपॉन 2 और माइनस 4/3 प्लस 7/3 अपॉन 2। तो बिंदु P के निर्देशांक ये हो गया 5/3 माइनस 2/3 3/3 1/2, और इधर से भी 3/3 तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। अब इससे आप बिंदु C भी ज्ञात कर सकते हो।
जो p होगा वही a प्लस सी अपॉन 2b होगा, तो c होगा p का दुगना माइनस a, p का दुगना माइनस a मतलब 1,1, ये बिंदु c भी मिल जाएगा आपको, p मिल जाएगा, c मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ AC y बराबर x, ये y बराबर x अपना आंसर बन जाएगा जो उसने पूछा था, दूसरे विकर्ण का समीकरण। संगत भुजाओं का प्रतिशत बिंदु निकाला, उस प्रतिशत बिंदु को दिए गए विकर्ण में रख करके चेक करा कि दिया गया विकर्ण A से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरता हुआ मिला तो उसका प्रतिशत बिंदु भुजाओं के साथ निकाला गया। जो प्रतिशत बिंदु भुजाओं के साथ मिल रहे हैं वो ज्ञात कर लिए, एक B और एक D, ये रहा B, ये रहा D, BOD। उसके बाद BOD का मध्य बिंदु P मिल गया, P A और C का मध्य बिंदु भी है, उससे C निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ AC निकाल लिया, दोनों काम हो गए। चौथा शीर्ष भी आ गया और दूसरे विकर्ण का समीकरण भी आ गया। अगला देखिएगा, अपन 4 प्रकार अभी तक पढ़ चुके हैं, व्यापक रूप, प्रवणता अंतःखंड रूप, एक बिंदु रूप और 2 बिंदु रूप, है ना। उस पर कुछ उदाहरण भी अपन ने देख लिए। अब पढ़ते हैं सरल रेखा का अगला रूप, अगला समीकरण लिखने का तरीका, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। सरल रेखा का अंतःखंड रूप x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। इसमें ये a क्या होता है, x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई और b बराबर y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई। तो a हमेशा x के जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई बताएगा, जो y के नीचे लिखा होगा वो हमेशा y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई बताएगा। चित्र कैसे बनेगा देखो, x अक्ष y अक्ष, कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। ये लाइन है अपनी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो यह दूरी है, यह दूरी है a और यह दूरी होगी b। इसकी वजह से यह बिंदु भी आपको मिलता है a,0 और यह बिंदु मिलता है 0,b। तो x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1 से x अक्ष पर अंतःखंड पॉजिटिव साइड पे बनाया मैंने। ये जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका चिन्ह कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए सरल रेखा आपको दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको बदल के लाना है कौन से रूप में, अंतःखंड रूप में। क्या तरीका होगा, आप इसको लिखोगे ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, हमेशा कांस्टेंट को उधर लेके जाइए। फिर उसके बाद उस माइनस सी का भाग दे दीजिए, तो ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी बराबर 1। एक तो यहाँ प्लस बनाओ और एक यहाँ 1 बनाओ, हमेशा बीच में प्लस बनाओ और यहाँ 1 बनाओ। फिर उसके बाद ये हो गया x अपॉन माइनस सी अपॉन a प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। इस तरह से बन जाएगा ये x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी बराबर 1। ये आ गया अंतःखंड रूप में। एक तरीका और है, मेथड नंबर 2, पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा माइनस सी अपॉन बी। इसका मतलब ये इस बिंदु से गुजर रही होगी। पुट y बराबर 0, क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो ये आ रहा होगा माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। उससे भी आपको अंतःखंड मिल जाएंगे, x अक्ष का अंतःखंड x वाले बिंदु से, y अक्ष का अंतःखंड y वाले बिंदु से मिल जाएगा और सरल रेखा बन जाएगी x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आ गया अंतःखंड रूप के अंदर। उदाहरण से भी कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। 4x प्लस 5y
-1 बराबर 0, तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 1, और फिर 4x अपॉन 1/4 प्लस y अपॉन 1/5 बराबर 1। ये देखो, इसके द्वारा x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड कितना हुआ 1/4, y अक्ष पर अंतःखंड कितना हुआ 1/5। ये लाइन कौन से बिंदु से गुजरेगी, एक तो 1/4, 0 और एक 0, 1/5 से गुजरेगी। चित्र बनाओगे ना आप इसका तो ऐसा बनेगा, ये होगा 1/4, ये होगा 1/5, तो ये 1/4, 0, ये 0, 1/5 बन जाएगा, अंतःखंड रूप में चित्र भी बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एक रेखा x अक्ष पर और y अक्ष पर अंतःखंड बता दे तो वो कौन से बिंदु से गुजरेगी ये पता लग जाता है। नोट, यदि सरल रेखा 3, a, 0 तथा 0, b से गुजरती है तो x अक्ष पर अंतःखंड a तथा y अक्ष पर अंतःखंड b होगा। सिंपल उदाहरण लेते हैं, 3, 0 व 0, 5 से गुजरने वाली रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण लिखें। किस रूप में, अंतःखंड रूप में लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है। अगर ये 3, 0 से गुजर रही है तो ये x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई देगा कि नहीं देगा, देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 3 हो गया और b बराबर 5 हो गया, तो x/3 प्लस y/5 बराबर 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो अक्षों पर स्थित बिंदु से अंतःखंड मिलते हैं और अंतःखंड से अक्षों पर स्थित बिंदु मिल जाते हैं। एक उदाहरण और देखिएगा, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 रेखा द्वारा y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करें। सरल रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये रेखा जो है वो y अक्ष पर कितना अंतःखंड बना रही है वो मालूम करने के लिए अपने पास 2-3 तरीके हैं। तीनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेथड नंबर 1, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 को ऐसा लिखा और अंतःखंड रूप में बदलना शुरू करते हैं इसको। तो 3x 4y x/4 y/3 बराबर 1। तो इस सरल रेखा से x अक्ष पर अंतःखंड और y अक्ष पर अंतःखंड क्या दोनों मिल गए? जी बिल्कुल मिल गए हैं। ये अंतःखंड कितना है 4 और ये अंतःखंड कितना है 3, तो अपना आंसर कितना आ गया 3। ये बिंदु कितना होगा 4, 0 और ये बिंदु कितना होगा 0, 3। एक काम तो हो गया जल्दी से। तो y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई कितनी मिली 3 मिली। दूसरा तरीका, सरल रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको मैंने लिखा 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 और y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 12/4 और y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 3। ये कौन से रूप में बदल दिया मैंने? y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस c में बदलने से भी तो प्रवणता भी मिल गई और c भी मिल गया। y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई मिल गई और वो कितनी मिल गई 3। ये दूसरा तरीका। एक तरीका और है, तीसरा तरीका, 3x प्लस 4y
-12 बराबर 0 में एक बार मैंने x बराबर 0 रखा, एक बार y बराबर 0 रखा। x बराबर 0 रखने से मुझे y अक्ष का बिंदु मिलेगा 0,3। y बराबर 0 रखने से मुझे x अक्ष का बिंदु मिलेगा x बराबर 4,0। इससे पता चलता है कि b का मान 3 है और इससे पता चलता है कि a का मान 4 है। लीजिए y अक्ष पर अंतःखंड फिर मिल गया आपको। लाइन कौन कौन से बिंदु से गुजर रही है? 0,3 से और 4,0 से। अंतःखंड रूप में हल करने का तरीका, प्रवणता अंतःखंड रूप में हल करने का तरीका और बिंदु ज्ञात करके हल करने का तरीका, तीनों मेथड इस सवाल के लिए। ठीक है, अंतःखंड रूप सरल रेखा का जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत सारे बन जाते हैं, तरह तरह से बन जाते हैं। और समझते हैं इसके बारे में। सरल रेखा का अंतःखंड रूप जो आप लिख रहे हैं x/a + y/b बराबर 1। इफ a = b तो क्या होगा? अगर a और b बराबर हो गए तो क्या होगा? प्रवणता ±1 हो जाएगी। प्रवणता कितनी हो जाएगी? ±1। कैसे हो जाएगी? सरल रेखा इस तरह से है, यह लंबाई और यह लंबाई बराबर कर दी तो ये एंगल 90, तो ये एंगल 45 और ये एंगल 45, फिर ये एंगल कितना हुआ? 135। तो m प्रवणता कितनी हो गई? -1 हो गई। अगर दोनों अंतःखंडों की लंबाई बराबर है तो प्रवणता कितनी आ गई? -1 आ गई। लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में इधर है, यह बराबर, फिर क्या होगा? यह बराबर, तो ये एंगल कितना है? 90, तो ये एंगल कितना? 45 और ये एंगल कितना? 45। अब प्रवणता कितनी आ गई? 1 आ गई। इसका अंतःखंड बराबर होने पर प्रवणता +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। लाइन तीसरे चतुर्थांश में भी हो सकती है। किसी के मन में आ रहा होगा 2.5 में बनाया, नहीं, हम यहाँ बना देते हैं। ये वाला एंगल 90, ये बराबर। अब एंगल कितना हुआ? देखो ये एंगल कितना है? 45। m बराबर कितना हो जाएगा? 1। और एक और बना लेते हैं यहाँ पर, यह बराबर, तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। फिर ये एंगल कितना हो गया? 45 और ये एंगल कितना हो गया? 45। ये एंगल कितना हुआ? 135। m बराबर कितना आया? -1। इसका मतलब यदि अंतःखंड रूप में कोई सरल रेखा है और उसके द्वारा निर्देशीय अक्षों पर बनने वाले अंतःखंडों की लंबाई समान है, बराबर है, तो उस रेखा की प्रवणता +1 या -1 होगी। इसका विपरीत, अगर अंतःखंडों की लंबाई प्रवणता +1 या -1 है तो ये पक्का है कि अंतःखंडों की लंबाई आपस में बराबर आएगी ही आएगी। तो इस बात को अपन क्या लिखेंगे? थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में, यदि सरल रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंडों की लंबाई समान हो तो प्रवणता बराबर +-1 होगी। प्रवणता कितनी होगी? +-1 होगी। यदि प्रवणता बराबर +-1 है तो अवश्य ही सरल रेखा अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड बनाएगी। अगर प्रवणता +-1 है तो समान लंबाई के अंतःखंड बनेंगे और लंबाई समान है तो प्रवणता +-1 होगी ही होगी। लिख लें, आप इस बात को नोट कर लें। सवाल देखिएगा बेटा, पहला सवाल, सरल रेखा 3x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निर्देशी अक्षों के साथ
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल केंद्रक परिकेंद्र लंब केंद्र, ये सब हमें ज्ञात करना है। इस सरल रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों के साथ बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र सब ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 3x + 4y बराबर 12, ऐसा लिखेंगे, कुछ ऐसा मिलेगा। तो इस सरल रेखा का x अक्ष पर अंतःखंड 4 और y अक्ष पर अंतःखंड 3 मिल गया, तो चित्र बन गया। यह बिंदु 4,0, यह बिंदु 0,0 90 डिग्री और यह बिंदु 0,0। अब बताओ सब कुछ आसान है कि नहीं आसान है? यह लंबाई कितनी है? 4, यह लंबाई कितनी है? 3। तो एरिया हाफ आधार इंटू ऊंचाई कितना आ गया? 6। ये एरिया मिल गया आपको। दूसरा केंद्रक, केंद्रक क्या होगा? 0 + 4 बटे 0 + 0 + 3 बटे केंद्रक मिल गया 4/3, 1, ये केंद्रक आ गया। फिर परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होगा बेटा? कर्ण का मध्य बिंदु। समकोण में क्या कर्ण का मध्य बिंदु ही परिकेंद्र होता है? परिकेंद्र कितना आएगा? 4/2, 3/2, ये परिकेंद्र के निर्देशांक आ गए। अच्छा फिर क्या बचा? लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज बना तो आसान हो गया। देखो लंब केंद्र कहां पर आएगा? समकोण वाले शीर्ष पर। ये 0, 0 मिल गया। ये सब कुछ काम आसान क्यों हो गया? क्योंकि सरल रेखा को हमने अंतःखंड रूप में बदल लिया था। अंतःखंड रूप में बदलने से आसान काम हुआ था। ये फायदा हुआ अंतःखंड रूप में बदलने का। देखो बेटा अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक सरल रेखा बिंदु P 3,4 से गुजरती है और इसके द्वारा निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंडों का योग, मतलब जो अंतःखंड A और B मिलेंगे उनका योग कितना है? -1 है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब अंतःखंड रूप में बोल दिया तो सरल रेखा को अंतःखंड रूप में क्या मान लेंगे? x/a बराबर x/a + y/b बराबर 1 माना, x/a + y/b बराबर 1। और ये रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है? 3,4 से। 3,4 इसमें रख दो। कितना आ गया बेटा? 3/a + 4/b बराबर 1, 3b + 4a बराबर ab। ये बन गया समीकरण नंबर 1। एक और बात उसने बोली है कि इस रेखा द्वारा अक्षों पर जो अंतःखंड बनते हैं, मतलब अंतःखंड A और B, उनका योग कितना है? -1 है। तो A + B बराबर 1, ये आ गया समीकरण नंबर 2। क्या करें फिर? दोनों को आपस में हल कर लेते हैं। -1 है, सॉरी -1, तो B की वैल्यू -1 - a ऐसी मिलेगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 3 -1 - a + 4a बराबर a × -1 - a। हल कर लेते। -3 - 3a + 4a - a स्क्वायर कितना हो बेटा? ये -3 + a + a = -a स्क्वायर, और a स्क्वायर + 2a - 3 = 0। एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। a स्क्वायर + 2a - 3 हल किया जाए इसको भी। a स्क्वायर + 3a - a - 3 बराबर 0, a + 3 a - 1 बराबर 0। a का मान 1, a का मान -3। a का मान 1 होगा तो b का मान क्या होगा? वो यहाँ से निकल आएगा। b = -1 - a, तो b = -1 - 1, b = -2। तो लाइन बनेगी x/1 + b/y/- 2 बराबर 1। एक तो ये लाइन बन जाएगी जब a का मान कितना होगा? 1। अगर a का मान -3 हुआ तो क्या होगा? तो b = -1 - a, तो b = -1 + 3, तो b बराबर 2, x/-3
प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 1 लाइन बन जाएगी। ये लीजिए आंसर। दोनों तरीके से दो आंसर आएंगे क्योंकि ए के मान भी 2 आ रहे हैं। क्लियर? लिख लीजिए आप इसको। अगला सवाल देखते हैं फिर। देखो बेटा अगला सवाल देखो। बिंदु 2,3 से गुजरने वाली वह रेखा ज्ञात करनी है जो निर्देशीय अक्षों पर समान लंबाई के अंतःखंड बनाती हो। ठीक है, अब फिर से अंतःखंड रूप में आया तो क्या करेंगे अपन, सरल रेखा को मान लेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 मान लिया। ठीक है, अब ये रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है, 2,3। 2,3 इसमें रखेंगे भाई, रख दो। तो 2 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। लेकिन आगे एक चीज और बोली है कि ए और बी आपस में कैसे हैं, बराबर है। बोला है समान लंबाई के अंतःखंड। तो 2 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, मतलब 2 वाई की जगह तो 3 रख चुके हैं ना यार, देखो कभी कभी ऐसा खेल हो जाता है। 5 अपॉन ए बराबर 1, ए बराबर कितना आ गया 5, तो ए बराबर 5 आया तो बी बराबर भी कितना हो गया 5। ए बराबर 5, बी बराबर 5, x अपॉन 5, y अपॉन 5 बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 5। यह आंसर आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। वह सरल रेखा मिल गई जो बिंदु 2,3 से गुजरती है और जिसके निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड भी कैसे हैं, समान लंबाई के हैं। और वह अंतःखंडों की लंबाई कितनी है, 5 5। ठीक है, लिख लीजिए। अगला सवाल देखिएगा बेटा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु P -3,4 से गुजरती है तथा जिसके अक्षों के मध्य अंतःखंड को यह बिंदु 5:3 में विभाजित करता है। सवाल फिर से सुनिए क्या कह रहा है, ध्यान दो इधर इधर। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु P -3,4 से गुजरती है और जिसके अक्षों के मध्य, अक्षों पर नहीं है, अक्षों के मध्य अंतःखंड को यह बिंदु 5:3 में विभाजित करता है। पहले तो ये समझो ये अक्षों पर अंतःखंड और अक्षों के मध्य अंतःखंड में क्या अंतर है। अक्षों पर अंतःखंड, अक्षों पर अंतःखंड का मतलब x अक्ष पर और y अक्ष पर बनने वाला अंतःखंड बोला जाता है। तो हम ये OA लंबाई और ये OB लंबाई की बात कर रहे होते हैं। अक्षों पर अंतःखंड कौन कौन, OA एंड OB। अब बात करें अक्षों के मध्य अंतःखंड, दोनों अक्षों के मध्य अंतःखंड। अक्षों के मध्य अंतःखंड का मतलब x अक्ष और y अक्ष के बीच में जो आ रहा होगा वो कौन सा वाला भाग, AB वाला भाग। तो उसने क्या बोला है आपसे कि अक्षों के मध्य अंतःखंड या अक्षों पर अंतःखंड, अक्षों के मध्य अंतःखंड की बात की जा रही है ना। इसको तो ध्यान दे लेना पहले कि दोनों में क्या अंतर होता है। अब इस सवाल का चित्र बनाते हैं। यह चित्र बन गया है, x अक्ष बन गया, y अक्ष बन गया, ये लाइन बन गई, ये O बन गया, ये A, ये B। अक्षों के मध्य अंतःखंड क्या ये AB होगा। इस AB को बिंदु P -3,4 किस अनुपात में बांट रहा है, 5:3 में। किस अनुपात में, 5:3 में। अनुपात ऊपर से नीचे नहीं लिखोगे, अनुपात x से y की तरफ लिखोगे। अनुपात सदैव x से y की ओर लिखना है। अनुपात सदैव x से y की ओर ही लिखना है। यह बिंदु कितना माना जाता है, a, 0। यह 0, b क्यों माना जाता है क्योंकि लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होती है। तो ये OA लंबाई a और ये OB लंबाई b। अब क्या ये विभाजन सूत्र का काम नहीं हो रहा है,
कौन सा विभाजन हो रहा है? अंत विभाजन हो रहा है ना। तो हम बिंदु P को लिख सकते हैं 3 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी अपॉन 8। तो बिंदु P के निर्देशांक मिलेंगे 3 इंटू ए प्लस 5 इंटू 0 अपॉन 8, फिर 3 0 प्लस 5 बी अपॉन 8। और बिंदु P तो दिया हुआ है ना, तो बिंदु P तो दिया हुआ है भाई, तो बिंदु P की जगह तो दिया हुआ जो है वो लिखेंगे -3,4। लो भैया इसको रख दोगे -3,4 इसमें रख दो, हल करो कितना आएगा? -3 बराबर 3a/8 और 5b अपॉन 8 बराबर 4। तो a का मान कितना मिला? -8 और b का मान कितना मिला? 32/5। a और b अगर दोनों मिल गए तो लाइन मिल गई क्या? a बराबर b बराबर, तो लाइन की इक्वेशन x अपॉन -8 प्लस y अपॉन 32/5 बराबर 1। ये लीजिए आंसर आ गया। तो वह सरल रेखा मिल गई जिसके अक्षों के मध्य अंतखंड को, अक्षों के मध्य भाग को बिंदु P 5:3 में विभाजित कर रहा था। -8 x अक्ष पर अंतखंड होगा और y अक्ष पर अंतखंड कितना होगा? 32/5। ये बन गया इसका आंसर। ये ध्यान रखिएगा, अक्षों पर अंतखंड और अक्षों के मध्य अंतखंड दोनों में अंतर है। वो OA-OB होता है और अक्षों के मध्य अंतखंड AB होता है। क्लियर? दूसरी बात, अक्षों पर रेखा पर अगर कोई बिंदु विभाजित कर रहा है तो अनुपात x अक्ष से y अक्ष की ओर ही लिखना है, y से x की तरफ नहीं लिखना है, x से y की तरफ लिखना है। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।